صبح उसकी आंख फजर के वक्त खुली तो नमाज़ पढ़ी और शायान को उठाया जो नमाज़ पढ़कर फिर सो गया, लेकिन वो तिलावत करने लगी। फिर किचन में आई और नाश्ता बनाने लगी। आटा गूंदते उसके लिए पराठा बनाया और उसकी कॉफ़ी रखी। तब तक वो आ चुका था। गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। कौनैन ने उसे घूरा तो वो मुस्कुरा दिया। नाश्ता तैयार है, आ जाएं। क्या बनाया है? आलू के पराठे। आज मैंने सैलेड खाना था। वो जो अभी बैठी थी उसे घूरती फिर से खड़ी हुई। बैठ जाओ, कौनैन यही खा लूँगा। और फिर उसने एक के बाद दूसरा पराठा भी खा लिया तो कौनैन उसे देखने लगी। तुम कितनी भूखी हो कौनैन? क्यों? हैरानगी से वो पूछ गई। बस इतने ही पराठे बनाए हैं, मुझे और भूख है अभी। शायान ने पानी पीते कहा। कौनैन ने मुंह खोले उसे देखा जो रोज़ थोड़ा सा सैलेड खाता था और पराठों से तो कोसों दूर रहता था, और अब दो के बाद भी और मांग रहा था। अभी तो आपको सैलेड खाना था। इतने अच्छे थे, मैंने न जाने कितनी देर बाद खाए हैं। कल भी बनाना। शायान साफ कोई से बोला तो वो खुश हो गई। अच्छा ये लें, मैंने बस किया है, मेरा पेट भर गया। उसने अपना थोड़ा सा बचा पराठा उसके आगे किया। नहीं, अब कॉफ़ी पीऊँगा, इसे तुम ख़त्म करो फ़ौरन। कौनैन ने सर हिलाया और अपना आखिरी निवाला उसके आगे किया तो उसने फ़ोन से सर उठाता उसे देखा और खा लिया। शायान, हमें बहुत से सामान की ज़रूरत है, चलो ले आते हैं, फिर मुझे निकलना भी है। ओके, मैं चादर लेकर आती हूँ। वो खुश और मुतमईन थी। इस तरह की खुशहाल ज़िंदगी उसने कहाँ सोची थी, इसीलिए वो उन लम्हात को खुलकर जी रही थी। मुस्तकबिल किसने देखा था, या कौन जानता था कि अगर लोग मुस्तकबिल की परेशानियाँ जान जाएं तो हाल की खुशियाँ भी खुद पर महरूम कर लें, हराम कर लें। वो सुबह यूनिवर्सिटी चली गई और हसन और नौशीन से दूर रहने की कोशिश की। क्या तुम हमसे नाराज़ हो? हसन ने कैफ़े में उसे बैठते देखा तो उसके सामने आकर बैठ गया। नहीं तो। नौशीन भी परेशान थी और बुरा महसूस कर रही थी तुम्हारे नज़रअंदाज करने पर। तुम्हें बैठे देखा तो चला आया ताकि जान सकूं तुम हमसे नाराज़ क्यों हो। हसन ने सादगी का लिबादा ओढ़ते कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो, तुम आज हमारे साथ कॉफ़ी पियो। हसन ने फ़ौरन पेशकश की। नहीं आज। देखो फरिश्ते, हमने तुम्हारी बहुत हेल्प की थी जब तुम आई थी। तुमने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अब तुम यूं क्यों कर रही हो? हसन ने मसनूई नाराज़गी से कहा। अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन ये पास वाले कैफ़े ही जाएंगे। ओके, मैं नौशीन को लेकर आता हूँ। वो कहकर चला गया। फरिश्ते को भी इस सब में कोई कबाहत महसूस नहीं हुई थी। वो सच कह रहा था। उन दोनों ने काफ़ी मदद की थी उसकी, और अब वो उन्हें यूं नहीं छोड़ सकती थी किसी भी अनजान की बातों में आकर, वो भी वो जिसके बारे में वो कुछ जानती ही ना थी। चलो, दोनों ने आते कहा तो वो भी उनके साथ उठकर पार्किंग में आ गई। तुम लोग रुको, मैं गाड़ी लाता हूँ अपनी, हसन ने कहा, और वो दोनों इंतज़ार करने लगे। नौशीन ने अपना फ़ोन निकाला और किसी से बात करने लगी। फरिश्ते इर्द गिर्द देखने लगी। जब उसका भी फ़ोन बजने लगा, रात वाला नंबर देखकर उसने थूक निकला। लेकिन वो डर क्यों रही थी? उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन फ़ोन मुसलसल बजता बंद हो चुका था। क्या उसे मालूम हो गया है कि मैं हसन और नौशीन के साथ हूँ? उसने सोचा। नहीं, वो कैसे जान सकता है? फिर उसने खुद को तसल्ली दी थी, और कुछ लम्हों बाद उसकी स्क्रीन पर मैसेज की टोन बजी तो उसने ना चाहते हुए भी मैसेज खोला। फरिश्ते अज़लान अज़हर, कॉल रिसीव करो, नहीं तो जहाँ खड़ी हो वहाँ से तुम्हें कोई अगवा भी कर ले तो किसी को खबर नहीं होगी। उसने थूक निकला। उसकी टांगें कांपी थी ये सोचकर, और फिर उसने फ़ोन को बजते देख फ़ौरन कॉल पिक करके कान से लगाया। कहाँ जा रही हो? वही सर्द वहशत से भरपूर आवाज़। कहीं नहीं जा रही, वो अटकते हुए बोली। सीधा घर पहुँचो और घर जाकर मुझे फ़ोन करो फ़ौरन। और क्यों मानूँ मैं तुम्हारी बात? वो चीखी थी। मैं ब्लॉक कर रही हूँ तुम्हारा नंबर, दोबारा मुझे कॉल करके तंग मत करना, नहीं तो मैं मेरी जान, ऐसी गलती मत करना। मुझे नज़रअंदाज और ब्लॉक करने की तो सोच भी दिलो दिमाग में मत लाना। तुम्हारे फ़ोन का डाटा सारा मेरे फ़ोन से अटैच है। तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, सब मालूम है मुझे। ना ना ना, फेंकना मत, तुम्हारी सारी तस्वीर भी मेरे ही पास है। घर पहुँचो फ़ौरन, वो सर्द अंदाज में कहता कॉल काट गया। चलें? हसन ने गाड़ी का हॉर्न दिया तो वो होश में आई। मैं नहीं जा सकती, मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ओह, तो हम छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ, वो कहती तेज़ी से गेट से बाहर निकल गई और कैब करवाती घर पहुंची। सो जाओ हनी, शाम को 7 बजे रियाजी की क्लास होगी स्काइप पर तुम्हारी। ये मैसेज पढ़ते उसने दुखते सर के साथ फ़ोन रखा। बिना चेंज किए लेट गई। आज़म उससे मिलने आया था जब बुआ ने बताया कि वो सोई हुई है। उन्हें खुद भी अच्छा नहीं लगता था आज़म का आना, लेकिन क्या कह सकती थी। आज़म ने घर जाते ज़ारा के नंबर पर कॉल मिलाई। ये पहली बार था कि उसने तन्हाई से बचने के लिए उस लड़की का सहारा लिया था और ख़ुद से कदम बढ़ाया। ओह माय गुडनेस, आज़म आपने मुझे खुद कॉल की, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। कहाँ हो? आज़म ने जवाब में बस यही पूछा। घर पर हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आज़म ने संजीदगी से कहा।
क्यों? ज़ारा ने झिझकते कहा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन सी लड़की है जो मुझसे मोहब्बत का दम भरती है। वो मेरे काबिल है भी या नहीं? उसका लहजा सर्द सा था। ये बात ज़ारा के दिल को लगी। वो तो आम सी लड़की थी उसके सामने। क्या ज़रूरी है मिलना? बिल्कुल, अभी पहुँचो, नहीं तो दोबारा बात नहीं होगी। भूल जाना, फिर बात करना कल। ज़ारा ने कुछ कहना चाहा। आज, बल्कि अभी आधा घंटा है तुम्हारे पास, लोकेशन भेज रहा हूँ, पहुँच जाना। आज़म मेरी बात, लेकिन कॉल काट दी गई थी। ज़ारा के हाथ पांव फूल गए थे। वो क्या करती? वो जानती थी वो ना गई तो आज़म उसकी कॉल कभी नहीं उठाएगा और उसे तो शायद वो याद भी ना होती। अब वो बाहर निकली जहाँ उसकी भाभियाँ खाना तैयार कर रही थी। भाभी, मैं वानिया के घर जा रही हूँ। वो किचन में आती उन्हें बताने लगी। बीबी, कुछ मदद करो हमारी, फिर चली जाना। छोटी भाभी ने गुस्से से कहा, तुम जाओ ज़ारा, हम संभाल लेंगे। और क्या पहन रही हो? बड़ी भाभी ने प्यार से पूछा तो वो मुस्कुरा दी। पता नहीं, चलो आओ मैं देख कर बताती हूँ। वो उसके साथ उसके कमरे में आ गई और फिर उसे काले रंग का सूट थमाया तो वो उनके गाल चूमती भाग गई। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो ज़ारा को बेटी और बड़ी बहन की तरह ट्रीट करती थी। वो फ्रेश होकर बाहर आई और अपने बाल सुखाए, काजल लगाया और हल्की सी लिपस्टिक लगाते खुद पर एक नज़र डाली। गंदुमी रंगत, लंबे काले बाल जिनको उसने चादर में ढांप लिया था, काली पाँव को छूती लंबी सिंपल कमीज़ के साथ कैप्री और नीचे फ्लैट्स पहनते। उसने खुद को देखा और बाहर निकल गई और फिर सारे रास्ते उसका दिल धड़कता रहा। कहाँ उतरना है गुड़िया? उसके छोटे भाई ने पूछा। बस ये इसी रेस्टोरेंट, उसने थूक निगलते कहा। उसे झूठ बोलते बेहद बुरा लग रहा था कि वो वानिया से मिलने आई है। भाई छोड़कर चला गया तो वो अंदर दाखिल हुई। वो कोई बहुत बड़ी जगह थी। वो यहाँ वहाँ देखने लगी। आज़म जो दूर बैठा दाखिली दरवाजे पर ही नज़रें टिकाए हुए था, उस लड़की के अंदर आते और फिर उंगलियां मरोड़ते यहाँ वहाँ देखने को महसूस करता खड़ा हुआ। लेकिन वो कैसे हो सकती थी? वो उसे तो लगा कि वो बहुत बोल्ड किस्म की कोई लड़की होगी, लेकिन वो तो चादर में ढकी छुपी उसके सामने थी। आज़म को देखते ज़ारा ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए तो आज़म को यकीन हो गया कि वही ज़ारा नामी लड़की है। अस्सलामुअलैकुम। ज़ारा ने पुरएतमादी से सलाम किया और बैठ गई। ज़ारा जी, मुझे कैसे पहचान लिया तुमने? आज़म ने संजीदगी से पूछा। आपको लगता है मैं किसी अनजान शख्स से बात करने के लिए रोज़ सिम बदलती हूँ और देखे जाने बिना आपको यहाँ आ गई हूँ? उसने आज़म को लाजवाब कर दिया। वो उसकी पुरएतमादी और हाजिर जवाबी का कायल हुआ था। चलो कहाँ, बताता हूँ। वो उठा तो ज़ारा नर्वस होती उसके पीछे लिफ्ट में दाखिल हुई और जिस फ्लोर पर निकले वहाँ सिर्फ कमरे थे। हम कहाँ आए हैं? आज़म ने बिना जवाब दिए दरवाज़ा खोला और उसे हाथ से अंदर जाने का इशारा किया। नहीं, मुझे नहीं जाना, हम यहीं रहकर बात करते हैं। आज़म ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद किया। ये क्या बदतमीज़ी है आज़म? मैं यहाँ आपके एक बार कहने पर चली आई और आप कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? आज़म ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। थोड़ी सी भी नहीं, जाने दे मुझे। ज़ारा का दिल सहम गया। उसने यहाँ आकर गलती कर दी थी, लेकिन वो तो आज़म को काफ़ी अरसे से जानती थी। वो ऐसा शख्स तो नहीं था कि किसी की इज्जत। आज़म, ज़ारा ने पीछे कदम उठाते उसे नम आंखों से देखा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, और पता है मैं तुम्हें कैसी लड़की समझता हूँ? आज़म ने उसे देखते कहा जो दीवार के साथ लगी अब कांप रही थी। जाने दे मुझे। क्यों? किसी अनजान शख्स के एक बार बुलाने पर चली आई हो और अब यूं ड्रामे? ज़ारा की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अब वो सारा सामान खरीद कर घर आ चुके थे। घर के बाहर गाड़ी रोकी तो कौनैन ने उसे देखा। तुम जाओ कौनैन, मैं दादा जान से मिलने जाऊंगा, शायान ने कहा तो कौनैन ने कुछ सोचते उसे देखा। मैं भी चलूं साथ? तुम क्या करोगी जाकर? शायान ने हैरत से पूछा। आपकी बीवी हूँ, आप मुझे छुपाना क्यों चाहते हैं? कौनैन ने संजीदगी से पूछा। शायान ने संजीदगी से उसे देखा और फिर गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। वो सही कर रहा था या नहीं उसे अभी मालूम ना था, लेकिन उसका ये फैसला उसे जल्दी गहरे नुकसान से आशना कराने वाला था। उसने घर पहुंचते गाड़ी रोकी और अंदर की तरफ रवाना हुआ। आज संडे था तो तकरीबन सभी लोग घर पर मौजूद थे। कौनैन उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगी। वो उस जगह सिर्फ अपनी हैसियत मनवाना चाहती थी, जबकि दिल खौफ से लरस भी रहा था। आखिर ये वही जगह थी जहां उसके बाप को धुतकारा गया था। वो अंदर दाखिल हुए तो सब लॉन में मौजूद थे। आ जाओ शेर, आ जाओ मेरे शेर। जहांगीर उस्मानी ने उसे देखते फिर पीछे उस लड़की को देखा जिसे कल रात वो बीवी कह रहा था, और वो लड़की कौन थी वो जानते थे। वो दोनों गले लगे तो कौनैन एक साइड पर खड़ी हो गई। आजकल घर क्यों नहीं आते? तहजीब उस्मानी ने शिकवा करते उसका माथा चूमा, लेकिन वो अब तक कौनैन को ना देख पाई थी।
बस भाई की मसरूफियात ही हसीन है। मोहित ने शरारत से कोनैन को देखते कहा। मोहित, शायान के रोकने पर भी वो पास ना आया और कोनैन के सामने जा खड़ा हुआ। हेलो हसीन लड़की। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो कोनैन ने हवनक बने उसे देखा। मोहित, वो हाथ नहीं मिलाएगी, शायान ने संजीदगी से कहा। लेकिन क्यों भाई? इतनी मुश्किल से इस हसीन लड़की से दोस्ती की थी मैंने, अब फिर ये बदल गई है, वो शिकवा करते बोला तो मलाइका उठकर आई और शायान के साथ गले मिली। कोनैन ने कनखियों से उन्हें देखा, फिर उसने मोहित का बड़ा हाथ थाम लिया तो शायान ने होंठ भींचे। देखा भाई, आप गलत थे, मोहित ने कहा तो शायान ने कोनैन को देखा जो उसको नहीं देख रही थी। ये लड़की क्या कर रही है तुम्हारे साथ? ये लड़की क्या कर रही है तुम्हारे साथ? साइमा नकवी जो वहीं मौजूद थी बाहर आते बोली तो शायान उस्मानी का दिल रुक गया। उसने खुद को मलामत की कोनैन को आज साथ लाने पर। खाला बाद में बात करेंगे, शायान ने शाइस्तगी से कहा। क्यों? बताओ सबको कि ये तुम्हारी बीवी। खाला प्लीज़, शायान ने कहा तो कोनैन ने उस औरत को देखा जो नफ़रत भरी निगाहों से उसी को देख रही थी। शायान, अपने कमरे में जाएं आप इनको लेकर। जहांगीर उस्मानी ने उन दोनों को देखते कहा। कहीं नहीं जाएगा ये, बल्कि ये लड़की जाएगी, साइमा नकवी चिल्लाई थी। अब वहाँ मौत जैसा सन्नाटा छाया था। शान, क्या तुमने अब तक इसे नहीं बताया कि ये जो सब तुमने किया वो एक ड्रामा था, उसे धुतकारने का, इसको इसकी औकात दिखाने का? कोनैन को लगा उसने गलत सुना है। सब पर सख्ता तारी हो गया था। बाकी सबको तो ये हजम नहीं हुआ कि वो लड़की जो उसके साथ काम करने के लिए आई थी वो उसकी बीवी थी। खाला, अपने कमरे में जाएं, हम ये बात अकेले में क्यों? बस इस लड़की को निकालो अब, मेरे कहने पर तुम इसके साथ। खाला, अपने कमरे में जाएं आप, हम सब ये बात अकेले में क्यों? बस इस लड़की को निकालो अब, मेरे कहने पर ही तुमने इसके साथ रहने का और इसके शोहर बनने का नाटक किया था ना, तो अब मैं कह रही हूँ ख़त्म करो इस नाटक को, तलाक दो इसे और धुतकार दो इसे भी, वैसे ही जैसे सालों पहले इसके बाप ने मुझे धुतकारा था। उनके लहजे में नफरत की तपिश के सिवा कुछ ना था। कौनैन ने धड़कते दिल और सूखे होंठों के साथ शायान को देखा और कदम आगे बढ़ाए। शायान, कौनैन उसके सामने जा खड़ी हुई थी। बताओ इसको शान कि इसको साथ रखना, बीवी कहना, सब एक ड्रामा था। तुम जल्द इसे आदत लगवा कर छोड़ने वाले थे, अपनी इसके बाप के दर पर फेंकने वाले थे इसे। साइमा नकवी की आवाज़ फिर से गूंजी। बेटी तुम जाओ। जहांगीर उस्मानी ने उसे देखते कहा जो पत्थर की हो चुकी थी। उसने हाथ उठाए और शायान का कॉलर थामा। ये सच है कि वो सब फरेब था? बोलो। वो चीख उठी तो शायान ने उसकी आंखों में देखा और कौनैन खावर को तमाम जवाबात मिल गए। उसने आंखें बंद की, उसका नाजुक हाथ उठा और शायान उस्मानी के सीने पर पड़ा। वो लगातार पड़ता रहा। वो अपने आपे में नहीं थी। तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम तो मुझसे निभाह चाहते थे ना? क्यों? मैं अपने बाप के इलाज के बदले तो पहले ही तुम्हारी नौकर बनने को तैयार थी ना, फिर क्यों तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला? वो रो रही थी। जहांगीर उस्मानी को उस पर तरस आया। अपने बिछड़े बेटे की इकलौती औलाद को यूं तड़पता देख वो भी तड़प उठे थे। सालों पहले की रंजिशें वो भूल गए थे और कदम आगे बढ़ाए और कौनैन को सीने से लगाना चाहा। हाथ नहीं लगाए मुझे, मेरे कुछ नहीं लगते हैं आप। हमारे दरमियान सिर्फ एक खून का रिश्ता है। मेरा बस चलता तो मैं अपने जिस्म से सारा खून निकाल कर फेंक देती, क्योंकि यह आपके सर्द खानदान का खून है। कौनैन, शायान को उसका ये लहजा अपने दादा से बर्दाश्त ना हुआ तो वो धाड़ा था। आवाज़ ऊंची करने से कुछ नहीं होगा शायान उस्मानी, मुझे हकीकत बता लेने दे आज आपके मुअज़्ज़िज़ दादा को। तो सुने मोहतरम जहांगीर उस्मानी, आप ही के बेटे खावर उस्मानी की औलाद हूँ मैं, वही औलाद जिसने आपकी फरसुदा रिवायात का पास ना रखा और मेरी माँ से मोहब्बत की शादी कर ली। आपकी गैरत ने गवारा ना किया और आपने उन्हें जायदाद, इस महलनुमा घर और हर रिश्ते, हर आसाइश से महरूम कर दिया। मेरे बाप ने ज़िंदगी अकेले गुजारी है, कभी आप लोगों से अपना हक नहीं मांगा इस बिज़नेस में, इस दौलत में जिस पर आप सब, आपके बेटे आज बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मेरी बाप की भी मेहनत थी। मेरी माँ के गुजरने पर भी आपका दिल अपने बेटे की महरूमियों पर नहीं तड़पा, बल्कि आपको तो पता भी नहीं था कि वो जिंदा भी हैं, या खुदा आप जैसा बाप किसी को ना दे। उसकी आवाज़ रूंध गई थी। कई साल पहले जहांगीर उस्मानी ऐसे धाड़ रहे थे खावर उस्मानी पर, और आज उसकी बेटी अपने बाप के हक में यूं बोली थी कि खामोशी छा गई थी हर तरफ। सारे भाई अपने बिछड़े भाई की बेटी को हमदर्दी से देख रहे थे। मेरा बाप अस्पताल के बिस्तर पर न जाने कितने सालों से लगा है। आपका खून सफेद हो चुका है,
पलट कर पूछा तक नहीं कि उस शख्स के पास दवा के लिए पैसे भी हैं या नहीं। आप सब तो अपने बिजनेस को आसमानों पर ले जाने के लिए दिन रात कोशां है ना। मैंने इस शख्स, उसने शायान उस्मानी की तरफ देखा, इससे मदद की उम्मीद की। मुझे पता था इस शख्स के निकाह में हूँ मैं, और ये भी पता था कि ये आप जैसा ही निकलेगा एक दिन। इसने शर्त रखी कि मैं एक नौकरानी की तरह इसका हर काम करूं, तो ही बदले में ये मेरे बाप का इलाज करवाएगा। और मैंने किया, सब किया, लेकिन फिर इसने ये रिश्ता निभाना था। मेरा खुदा गवाह है, हर बार पहल इसने की। और आज ये शख्स, उसने शायान को देखा जो उसे यूं बिखरा देख खुद भी बिखर रहा था। उसने आगे बढ़ना चाहा। शायान उस्मानी, अपने कदम वहीं रोक लो, नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगी या तुम्हें मार डालूंगी। सालों की सही अजियत पर वो खामोश थी, लेकिन आज शायान उस्मानी के धोखे पर वो फट पड़ी थी, टूट कर बिखरी थी कि शोर सबके कानों ने सुना था। वो कदम बढ़ाती जहांगीर उस्मानी के पास आ खड़ी हुई। सालों पहले मेरे बाप ने रिवायात का पास नहीं रखा था, तो उन्हें सज़ा मिली थी। आज आपकी पोती को उस शख्स के निकाह में रखते धोखा दिया गया है, धुतकारा गया है, मुझे यूं लोगों में तस्लील का निशान बना दिया गया है। इसको क्या सज़ा देंगे? इसको भी खावर उस्मानी की तरह धुतकारें, हर चीज़ से आग करें, हर रिश्ता ख़त्म करें और लाताल्लुक़ बन जाएं इससे। तब मैं देखूंगी कि इंसाफ होता है जहांगीर उस्मानी के महल में या नहीं। खामोशी छाई रही, कोई कुछ ना बोला तो वो मुस्कुरा पड़ी और फिर खुश्क सा कहकहा लगाया, मुझे रब से शिकवा रहेगा कि खावर उस्मानी को इस घर में पैदा किया गया और मेरे लिए, उसने खुद पर उंगली रखी, मेरे लिए इस शख्स को चुना गया। उसके लहजे में तज़हीक थी, शायान उस्मानी के लिए, उनके दरमियान मौजूद रिश्ते के लिए। शायान आगे बढ़ा और उसके कंधे थामे, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बीवी हो और शायान उस्मानी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं सब भूल जाऊंगी शायान, बस एक बात का जवाब दे। बोलो। शायान ने अपने हाथ उसके चेहरे पर रखे जो रो कर सुर्ख पड़ चुका था, उसके दिल पर घूंसा पड़ा था। इस लड़की से उसने इश्क किया था, उस पर इल्हाम हो गया था कि उसका यूं रोना, उसका टूट कर बिखरना उसे भी तोड़ रहा था। ये जो औरत, उसने साइमा नकवी की तरफ उंगली से इशारा किया, इन्होंने जो कहा, क्या उसमें ज़रा भी सच्चाई थी? क्योंकि इतना तो वो जान गई थी कि सालों पहले जिस औरत पर उसके बाप ने उसकी माँ को तरजीह दी थी, ये वही औरत थी, तहजीब उस्मानी की बहन और शायान उस्मानी की खाला। शायान उस्मानी ने आंखें बंद करके खोली। कौनैन, तुमसे निबाह किया है मैंने, शायान उस्मानी तुम्हें मर कर भी नहीं धुतकार सकता। बीवी हो तुम मेरी, मैंने पैरों तुम्हें सोचा है, मैंने मोहब्बत की है तुमसे। और क्या आपने मुझे धोखा दिया शायान, किसी बदले के एवज? वो आगाज़ में, उसके बाद जो हुआ वो सब हकीकत। कौनैन ने उसके हाथ झटके और उसके सीने पर हाथ रखते उसे धक्का दिया था। तुम मेरे लिए नहीं बने शायान उस्मानी, क्योंकि कौनैन खावर को उसकी साफ़ और शफाफ ज़िंदगी के बदले तुम जैसा शख्स नहीं मिल सकता। बल्कि ये महल नुमा कोठरी, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज़्ज़त, ये सब ना खावर उस्मानी के लिए था और ना ही कौनैन खावर के लिए। और अपने नाम के आगे से शायान उस्मानी का नाम हटा गई तो शायान को लगा कि उसके दिल पर गहरी ज़र्ब लगी हो। कौनैन ने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन फिर पीछे मुड़ी और जहांगीर उस्मानी को देखा। मेरा बाप शायद आपको माफ़ कर दे, लेकिन याद रखिएगा, रोज़े महशर कौनैन खावर आपसे हर नाइंसाफ़ी का जवाब तलब करेगी। और फिर उसने शायान को देखा, मैंने गलती कर दी आप पर भरोसा करके, आपसे मोहब्बत करके, क्योंकि तुम मेरी नफ़रत के भी काबिल नहीं हो शायान उस्मानी। और फिर सन्नाटा छा गया था हर तरफ। घर की दहलीज पार कर गई थी वो, कभी वापस ना आने के लिए। कौनैन, शायान उस्मानी का हाथ दिल पर था और फिर उससे बर्दाश्त ना होते दर्द अपनी और फिर उसने ना बर्दाश्त होते दर्द के साथ अपनी खाला को देखा जो उसे सहारा दिए खड़ी थी। और फिर उसने बर्दाश्त ना होते दर्द के साथ अपनी खाला को देखा जो उसको थामे हुए उस वक्त खड़ी थी। उनका हाथ झटका तो ज़मीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा था। वो मेरी बीवी है, मेरी, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, मैंने ज़िंदगी जी है उसके साथ। मैं तो उसे तब भी छोड़ने को तैयार ना था जब मुझ पर उसकी मोहब्बत का इल्हाम ना हुआ था। तो अब कैसे? मैं उसे मर कर भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो ख़ुद को मुझसे दूर कर लेगी और ये काफ़ी है मेरी सांसों की रफ्तार को ख़त्म करने के लिए। मैंने इश्क किया है उससे, मुझे वो चाहिए। वो मुझसे नफ़रत करेगी तो मर जाऊंगा मैं। वो हिज़यानी कैफियत में चीखने लगा तो वो सब उसकी तरफ बढ़े, सिवाय एक शख्स के। जहांगीर उस्मानी ने उसे छोड़ते अपने कदम बाहर की तरफ, अपनी पोती की तरफ बढ़ाए थे। कौनैन खावर और शायान उस्मानी की कहानी का इख्तिताम इतना भयानक होगा कौन जानता था।